कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग बोनस पार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हो। उतनी ही ज़्यादा एक्साइटेड मैं भी हूँ आप लोगों के लिए बोनस पार्ट लाने के लिए। लेकिन यकीन मानो, जो 30-35 मिनट का वीडियो आप देखते हो उसे बनाने के लिए मुझे 4-5 दिन एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि एक दिन में वो पूरा पार्ट तैयार नहीं हो पाता है। 3-4 दिनों में मुझे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करके बनाना पड़ता है, तब जाकर वो बोनस पार्ट तैयार होता है। क्योंकि डेली वाला पार्ट तो डेली बनाना ही पड़ता है। लेकिन आप लोगों की खुशी और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, जिनके लिए मैं एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाने के लिए तैयार हो जाती हूँ। मैंने 4 दिन पहले आप लोगों से इसलिए पूछा कि आप लोग अपने प्यारे प्यारे कमेंट रोज़ करते रहें, ताकि मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए बोनस पार्ट ले आऊँ और जल्द ही मैं आप लोगों के एक्साइटमेंट को दूर कर दूंगी। तब तक आप लोग अपने प्यारे प्यारे कमेंट से कमेंट्स बॉक्स को भरते रहिए। और बोनस पार्ट का सरप्राइज़ आप लोगों के लिए जल्द ही आने वाला है। जिस दिन भी आने वाला होगा मैं पहले पार्ट में ही आप लोगों को बता दूंगी। शारदा जी की बात सुनकर स्नेहा हल्का सा मुस्कुराकर बोली, माफ़ कर दीजिए सासू माँ, गलती हो गई। आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूँगी। अब से मैं जो भी खाऊंगी आपसे पूछ कर ही खाऊंगी। शारदा जी ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल चीज़ें तुम खा सकती हो, बस कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें बता दूंगी, ताकि तुम आइंदा ख्याल रखो। स्नेहा ने अपना सर हाँ में हिलाया। कुछ देर बाद आभा रेस्ट करने के लिए अपने रूम में चली गई और सुमित्रा जी भी अपने रूम में जा चुकी थी। शारदा जी स्नेहा के लिए किचन में खाना बना रही थी। स्नेहा की नज़रें सुमित्रा जी के रूम की तरफ थी। वो जाकर उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो अपनी जगह से उठी, शारदा जी किचन से बाहर आई और डाइनिंग टेबल पर उसके सामने ट्रे रखते हुए बोली, तुम ये खाओ, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। उनकी बात सुनकर स्नेहा ने ट्रे की तरफ देखा, जिसमें पोहा, फ्रूट सैलेड और फ्रेश जूस था। स्नेहा मुस्कुराते हुए अपना ब्रेकफास्ट करने लगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में सुमित्रा जी का ख्याल भी चल रहा था। खाना खाने के बाद स्नेहा को नींद आने लगी थी, तो वो शारदा जी से ऊपर अपने रूम में जाने का पूछकर अपने रूम में आ गई और आकर बेड पर लेट गई। लेकिन तभी साइड टेबल पर रखा हुआ उसका फ़ोन बजा। वो हैरानी से अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी, क्योंकि फ़ोन पर अंगद का कॉल आ रहा था और वो भी वीडियो कॉल। वो मुंह बनाते हुए बोली, ये मिस्टर एनाकोंडा मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? कहीं गलती से तो इन्होंने मुझे कॉल नहीं लगा दिया? एक काम करती हूँ, कॉल रिसीव ही नहीं करती। अगर गलती से हुआ तो दोबारा नहीं आएगा। ये बोलकर उसने अपना फ़ोन वापस साइड टेबल पर रख दिया, लेकिन गलती से उससे स्क्रीन पर टच हो गया और उसका फ़ोन साइलेंट मोड पर ऑन हो गया। जब उसका फ़ोन दोबारा नहीं बजा तो वो समझ गई कि शायद अंगद ने गलती से उसे कॉल कर दिया था। इसलिए अब वो आराम से आंखें बंद कर लेट गई और कुछ ही देर में उसे नींद भी आ गई। तकरीबन आधे घंटे बाद उसके कानों में अंगद की आवाज़ गूंजी, उठो और ये दवा लो। स्नेहा जो आराम से सोई हुई थी, उसकी आंखें अचानक से खुली और वो हैरानी से अंगद की तरफ देखने लगी। अंगद के एक हाथ में दवाई थी और दूसरे में पानी का गिलास। वो हैरानी से बोली, आप यहाँ? अंगद गुस्से से बोला, तुम्हें दवाई देने के लिए आया हूँ। मेरा फ़ोन उठाना तो अब शायद तुम ज़रूरी नहीं समझती। स्नेहा को अब जाकर एहसास हुआ कि अंगद ने उसे गलती से फ़ोन नहीं किया था। वो तुरंत बोली, ऐसा नहीं है अंगद जी, मुझे लगा आपने मुझे गलती से कॉल कर दिया, क्योंकि आप मुझे कभी कॉल नहीं करते हैं ना। हाँ, कभी संगम के लिए बेशक से किया हो, लेकिन अभी तो फ़िलहाल संगम भी स्कूल से नहीं आया है, तो मुझे लगा शायद गलती से ही आपसे फ़ोन लग गया। अंगद बेहद सर्द आवाज़ में बोला, तुम्हें फ़ोन करने का शौक़ भी नहीं है? मुझे सिर्फ दवाई के बारे में याद करवाने के लिए फ़ोन किया था मैंने तुम्हें। अब चुपचाप ये दवा लो। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो स्नेहा ने तुरंत उसके हाथ से वो दवा ले ली और साथ ही पानी का गिलास भी। अंगद तुरंत वहाँ से जाने लगा। स्नेहा झट से बोली, आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूँगी। आप जब भी मुझे कॉल। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद, जो दरवाजे की तरफ घूम चुका था, एकदम सख्त आवाज़ में बोला, आइंदा से ऐसी गलती होनी भी नहीं चाहिए। बार बार गलतियां माफ़ नहीं करता हूँ मैं। अपनी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर स्पेशली मैं तुम्हें ये दवाई देने यहाँ पर आया हूँ।
इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझ लेना कि ये सब तुम्हारे लिए है। ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे के लिए है जो तुम्हारी कोख में है। ये बोलकर अंगद तुरंत वहाँ से बाहर चला गया और स्नेहा बस उसे जाते देखती रह गई। लेकिन अगले ही पल अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उसने अपने पेट पर अपना हाथ रख लिया। वो मुस्कुराते हुए बोली, चलो कोई तो है जिसे आप इतना प्यार करते हैं अंगद जी। बेशक मुझे ना सही लेकिन मेरे अंश से तो प्यार करते हैं। ये बोलते हुए उसकी मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ अंगद सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आ रहा था। तभी उसकी नज़र संगम पर गई जो अभी अभी स्कूल से लौटा था। वो अंगद को देखते ही भागता हुआ उसके पास आया और बोला, डैड आप यहाँ पर, वो भी दिन के वक्त, ये मैजिक कैसे हुआ? अंगद ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, ये मैजिक आपके लिटिल ब्रदर या फिर लिटिल सिस्टर की वजह से हुआ। आपकी स्नेहा माँ ने मेडिसिन्स नहीं ली थी तो मैं बस उन्हें वो मेडिसिन्स देने आया था। संगम तुरंत बोला, झूठ बोलते हो आप डैड। इतना तो मुझे भी पता है कि अभी मेरा लिटिल ब्रदर या लिटिल सिस्टर बहुत छोटा है और उन्हें किसी मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं है। आपको स्नेहा माँ की फिक्र हो रही थी ना, प्रेगनेंसी में वीकनेस आ जाती है और स्नेहा माँ की तबीयत खराब ना हो, इसलिए आप स्पेशली घर पर आए उन्हें मेडिसिन्स देने के लिए। आपको भी स्नेहा माँ से प्यार हो गया है ना? उसकी बात सुनते हुए अंगद हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। वो गुस्से से बोला, आजकल तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे हो संगम? ये सब कहाँ से सीख रहे हो तुम? ज़रूर ये सब कुछ तुम्हारी स्नेहा माँ तुम्हें सिखा रही होगी, प्यार जैसी बुलशिट चीज़ें। संगम भी मुंह बनाते हुए बोला, ओफो डैड आप बहुत खड़ूस हो। आपको प्यार जैसी बुलशिट लगती है, लेकिन आपको पता है प्यार कितना ब्यूटीफुल होता है। जैसे स्नेहा माँ कितनी ब्यूटीफुल हैं, उन्हें तो देखते ही किसी को भी उनसे प्यार हो जाए। पर पता नहीं आपको क्यों नहीं होता। स्नेहा माँ सच बोलती हैं, आप एक नंबर के एनाकोंडा हो। उसकी बात सुनकर अंगद की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। उसने तुरंत पूछा, तुम्हारी स्नेहा माँ मुझे एनाकोंडा बुलाती है? संगम ने अपनी जीभ को अपने दांतों तले दबा लिया। एक बार पहले भी अंगद ने स्नेहा के मुंह से एनाकोंडा शब्द सुना था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सब कुछ उसके लिए ही बोला जाता है। वो गुस्से से बोला, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मुझे एनाकोंडा बोला? वो खुद क्या है? संगम तुरंत जवाब देते हुए बोला, वो तो एंजल है। अंगद गुस्से से बोला, एंजल माय फुट, एक नंबर की बकबक क्वीन है तुम्हारी स्नेहा माँ। इतना बोलती है कि उसकी बातें सुनते हुए मेरे कानों से खून निकलने को हो जाता है। इतनी तेज आवाज़ है उसकी, ऐसा लगता है जैसे कोई तेज धार चाकू। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि उसकी जुबान काट दूं। कितना बोलती है वो, आई बड़ी मुझे एनाकोंडा कहने वाली। अभी वो बोल ही रहा था कि उसकी पॉकेट में रखा हुआ उसका फ़ोन बजने लगा। उसने संगम को अपनी गोद से नीचे उतारा और अपना कॉल अटेंड किया। आशीष का कॉल आ रहा था। अभी कुछ देर में अंगद की एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी तो आशीष उसे मीटिंग के बारे में रिमाइंड करवाने के लिए ही कॉल कर रहा था। अंगद संगम की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी स्नेहा माँ से तो मैं आकर बात करूँगा। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे एनाकोंडा बोलने की? उसकी ज़ुबान को ताला तो मैं आकर लगाऊंगा। ये बोलकर वो गुस्से से लाल होता हुआ बाहर की तरफ चला गया। संगम अपनी जगह पर खड़ा रह गया। वो परेशान होते हुए बोला, इससे पहले कि स्नेहा माँ के सिर पर बम फूटे मुझे स्नेहा माँ को भी भड़काना होगा ताकि डैड का उन्हें कुछ कहने का मौका ही ना मिले। स्नेहा माँ पहले ही शुरू हो जाएं और बकबक क्वीन बनकर डैड की बोलती बिल्कुल बंद कर दें। ये बोलते हुए वो तुरंत सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर स्नेहा के रूम में आ गया। वहीं स्नेहा जो अंगद के जाने के बाद दोबारा सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी जगह पर उठकर बैठी थी। तभी संगम रूम में आया और मुस्कुराते हुए बोला, स्नेहा माँ। उसे देखकर स्नेहा का चेहरा भी खिल गया। उसने तुरंत अपनी बाहें खोल दी तो संगम झट से उसकी बाहों में आकर सिमट गया। अब तक स्नेहा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन जब संगम ने बोलना शुरू किया तो उसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब होने लगी और उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। रात का वक्त तकरीबन 8 बजे अंगद की गाड़ी मित्तल मेंशन के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो गाड़ी से बाहर निकला। जैसे ही वो अंदर की तरफ आया उसकी नज़र सामने शारदा जी पर गई जो एक सर्वेंट के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना लगवा रही थी। जैसे ही उन्होंने अंगद की तरफ देखा वो मुस्कुराई और बोली,
आ गए तुम? खैर तुम तो डिनर करते नहीं हो, इसलिए एक काम करो, ऊपर जाकर स्नेहा को नीचे भेज दो। अंगद तुरंत बोला, मैं डिनर करता नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी कर भी नहीं सकता। आज मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं भी डिनर करूँगा। ये बोलकर वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की तरफ चला गया और शारदा जी बस उसे जाते देखती रह गईं। वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि अंगद डिनर करने को क्यों बोल रहा है, क्योंकि स्नेहा डिनर करने के लिए नीचे आएगी और अंगद को उसका ख्याल रखना है कि उसने क्या खाया और क्या नहीं। स्नेहा ने ज़रा सा भी कुछ ऐसा वैसा खाया तो अंगद हंटर वाली मैडम बनकर उस पर बरस पड़ेगा। वहीं स्नेहा अपने रूम में गुस्से से इधर उधर टहल रही थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खुलते हुए देखा, उसके कदम एकदम से रुक गए। वहीं अंगद अंदर की तरफ आया और स्नेहा की तरफ देखकर बोला, तुम ठीक हो? उसके सवाल पर स्नेहा ने गुस्से से मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, क्या बात, आपने मुझसे सवाल तो किया लेकिन मेरा नाम नहीं लिया। अंगद हैरानी से बोला, क्यों, नाम लेकर बात करना ज़रूरी है क्या? यहाँ कमरे में तुम्हारे अलावा तुम्हें और कोई नज़र आ रहा है क्या जो मेरा सवाल उससे होगा? नहीं ना। अगर यहाँ पर सिर्फ तुम हो तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने तुमसे ही सवाल किया है और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि मेरा तुम्हारा नाम लेना ज़रूरी है। स्नेहा तुरंत उसके पास आई और बोली, लेकिन दूसरों के सामने तो आप मेरा नाम बड़ी जल्दी लेते हो, और नाम भी कौन सा लेते हो? बकबक क्वीन। आपको मैं बकबक क्वीन नजर आती हूँ? उसकी बात सुनकर अंगद एक पल के लिए तो बिल्कुल शॉक्ड हो गया। अगले ही पल वो बड़बड़ाकर बोला, ये संगम भी ना। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही स्नेहा बोल पड़ी, खबरदार, अगर आपने मेरे बेटे को कुछ कहा तो उसे इस मामले में घसीटने की कोशिश मत कीजिएगा। अंगद तुरंत बोला, वो तुम्हारा नहीं, मेरा बेटा है। स्नेहा झट से बोली, अच्छा ऐसा है तो फिर जो मेरी कोख में बच्चा है वो तो सिर्फ मेरा हुआ, उस पर आपका कोई हक नहीं है। अंगद गुस्से से कांपते हुए बोला, जुबान संभाल कर, बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं तुम्हारी। स्नेहा भी तुरंत बोली, हाँ हाँ, बकवास तो मैं ही करती हूँ, क्योंकि मैं ही तो बकबक क्वीन हूँ। आप तो जो भी बोलते हो बिल्कुल सही बोलते हो। अंगद चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। स्नेहा एक बार फिर से बोली, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया कि आप मुझे बकबक क्वीन कैसे कह सकते हो, क्योंकि मुझे बोलने का तो मौका ही नहीं मिलता। अगर आपके सामने खड़ी हो जाऊं ना तो ऐसा लगता है जैसे लाइन में खड़ी हूँ, और वो भी कोई नॉर्मल लाइन में नहीं, वो जो डिपो होते हैं ना जहाँ मुफ्त का राशन मिलता है, वो वाली लाइन, जहाँ पूरा दिन बीत जाएगा लेकिन मेरा नंबर नहीं आएगा। आपके सामने पूरी एक लाइन बोलने में मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे 5 साल की कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाकर मैं आपके सामने एक लाइन बोल पाऊंगी, और आपने मुझे बकबक क्वीन का नाम दे दिया। इस हिसाब से आप खुद को क्या नाम देना चाहेंगे अंगद जी? मिस्टर बकबक। अंगद की आईब्रो ऊपर उठ गई। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उससे इस तरह की बात करने की। वो स्नेहा से बोला, बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही हो तुम, चुप हो जाओ वरना। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही स्नेहा व्यंग से मुस्कुराई और बोली, वैसे आपका नाम मिस्टर बकबक तो नहीं हो सकता, क्योंकि बकबक शब्द तो आपके सामने बहुत छोटा है। आपका नाम तो मिस्टर बकबका होना चाहिए, जिसका ना कोई स्वाद है ना कोई रंग, एकदम बकबके हो आप। अंगद ने गुस्से से जबड़े कस लिए। उसने तुरंत स्नेहा की कलाई पकड़ी और उसे अपने करीब खींचकर उसकी कलाई को मरोड़ते हुए उसकी पीठ से लगा दिया। स्नेहा की आह निकल गई। अंगद उसके चेहरे पर झुका और बोला, तुम चुप हो रही हो या नहीं? अंगद की आईब्रो ऊपर उठ गई। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उससे इस तरह की बात करने की। स्नेहा की आह निकल गई। अंगद उसके चेहरे पर झुका और बोला, तुम चुप हो रही हो या नहीं? उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर स्नेहा एकदम से चुप हो गई। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतना कुछ बोल कैसे गई, और वो भी अंगद के सामने। वहीं अंगद उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मुझे इस तरह की बदतमीज़ी बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने अपनी ज़ुबान इस तरह से चलाने की? और तुमने क्या नाम दिया है मुझे, वो भूल गई तुम? मिस्टर एनाकोंडा। मैं तुम्हें एनाकोंडा लगता हूँ? उसकी बात सुनकर स्नेहा के होश उड़ गए। संगम ने स्नेहा को ये तो बता दिया था कि अंगद ने उसका नाम बकबक क्वीन रखा है, लेकिन उसने ये तो बताया ही नहीं कि उसके मुंह से भी गलती से एनाकोंडा नाम वाली बात निकल गई थी। स्नेहा के चेहरे का रंग देखकर अंगद तिरछा सा मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ, अब तुम्हारी जुबान क्यों नहीं खुल रही? बताओ ना मुझे, क्या मैं तुम्हें एनाकोंडा लगता हूँ? स्नेहा हड़बड़ाकर बोली,
और नहीं तो क्या, बिल्कुल एनाकोंडा की तरह हैं आप, एकदम जहरीले सांप। आपको देखकर मेरी हालत कितनी खराब होती है आप सोच भी नहीं सकते। अंगद गुस्से से बोला, लग तो नहीं रहा कि मुझे देखकर तुम्हारी हालत खराब होती होगी। फिलहाल तो मुझे तुम्हारी जबान सांप से भी ज़्यादा लंबी लग रही है। स्नेहा झट से बोली, लेकिन इसमें जहर तो नहीं है ना? आपके अंदर तो पूरा जहर भरा पड़ा है, वो भी सारा जहर है भी मेरे लिए। बाकियों को तो प्यार करते हो, लेकिन मुझे तो ऐसी नज़रों से देखते हो जैसे मुझे देखते ही खा जाओगे। अंगद एटीट्यूड से बोला, इतना गंदा टेस्ट नहीं है मेरा। स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा इतनी बुरी लगती हूँ मैं आपको? अंगद भी तुरंत बोला, एग्जाम्पल भी नहीं दे सकता। स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली, बहुत अच्छी बात है, 1 महीना हो गया हमारी शादी को, लेकिन आज तक खुद तो मेरे साथ कुछ भी अच्छा किया नहीं। नई नई शादी होती है तो कितना कुछ सोचती हैं लड़कियां, पति ये करेगा पति वो करेगा, लेकिन मेरे पति ने तो कुछ किया ही नहीं। लोगों के पति अपनी पत्नियों को मॉरिशस लेकर जाते हैं, मालदीव लेकर जाते हैं, लेकिन ये मेरे वाले तो मुझे आइसक्रीम खिलाने आइसक्रीम पार्लर भी नहीं लेकर गया, बस मुझे प्रेग्नेंट कर दिया, और वो भी बिना किसी फीलिंग्स के। अंगद ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। स्नेहा अपनी नज़रें झुकाकर बोली, याद है मुझे हमारी वेडिंग नाइट, कैसे सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए मेरे पास आए थे और खुद ही मुझे प्रेगनेंसी पिल्स लेने को बोला था। तब तो आपको बच्चा नहीं चाहिए था, और जब मैंने टेंशन में आकर अबॉर्शन कराने का सोच लिया तो आपको ये बच्चा सबसे प्यारा हो गया। अंगद बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, प्रेगनेंसी पिल्स लेना और बेबी हो जाने के बाद अबॉर्ट करवाना, बहुत डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में। स्नेहा तुरंत बोली, लेकिन मैं तो डर गई थी ना, मेरा दिमाग आपकी तरह नहीं चलता, एक नॉर्मल सी लड़की हूँ मैं और ज़्यादा सोच समझ नहीं पाती। डर गई थी कि गलती से आपको इस प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो आप सोचेंगे कि ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया। संगम के साथ रहने का आपने जो एक मौका मुझे दिया है वो भी मुझसे छीन लेंगे, और आप जो मेरे हुए भी नहीं, वो मेरे हुए बिना ही मुझसे बहुत दूर चले जाएंगे। उसकी बात सुनकर अंगद कुछ पल उसकी तरफ देखता रहा। उसकी धड़कनें बढ़ गई थीं। स्नेहा को उसके जवाब का इंतज़ार था, लेकिन अंगद ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने स्नेहा की कलाई को छोड़ दिया तो स्नेहा की आह एक बार फिर से निकली। उसकी कलाई पर अंगद की उंगलियों के निशान छप चुके थे। वो अपनी कलाई की तरफ देख रही थी और अंगद की नज़रें भी उसी तरफ थी। स्नेहा उसकी तरफ देखते हुए बोली, जवाब नहीं देंगे? अंगद सामने क्लोजेट की तरफ बढ़ते हुए बोला, नीचे मॉम तुम्हें डिनर के लिए बुला रही हैं, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। स्नेहा तुरंत बोली, मुझे भूख नहीं लगी। अंगद एकदम सर्द लहजे में बोला, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली, जबरदस्ती खिलाएंगे तो बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगी, मैं आपको परेशान करूंगी। कल तो आपने मुझे शिकंजी बनाकर पिला दी, पता नहीं आज पिलाएंगे या नहीं। अंगद क्लोजेट से कपड़े निकालते हुए बोला, अपने बच्चे के लिए कुछ भी करूंगा मैं। स्नेहा झट से बोली, और मैं? क्या मेरे लिए आप कभी कुछ नहीं करेंगे? उसका सवाल सुनकर अंगद के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसकी हार्ट बीट भी फास्ट हो गई थी, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को नॉर्मल किया और फिर स्नेहा की तरफ घूमते हुए बोला, तुमसे जितना कहा है उतना करो, जाओ नीचे जाओ। स्नेहा मुंह बनाते हुए अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, लिटिल बेबी, देखा तुमने, तुम्हारे डैड एक नंबर के खड़ूस है, ज़रा सा प्यार नहीं करते वो तुम्हारी मॉम को। बस सारा प्यार तुम्हारे और तुम्हारे बिग ब्रदर के लिए है। जैसे मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, मैं तो बस बिना प्यार के ही जी लूँगी। पता नहीं क्यों मुझे कोई नहीं समझता। ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन अब वो वहाँ रुकी नहीं और तुरंत रूम से बाहर चली गई। पर नीचे जाने से पहले उसने खुद को संभाल लिया था और अपनी आंखों को भी बिल्कुल साफ कर लिया था, ताकि उसकी और अंगद की लड़ाई का और तमाशा ना बने। वैसे भी अब उसे सुमित्रा जी से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। स्नेहा सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आई। अंगद ने जब उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया तो उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था नीचे आने के अलावा। नीचे आते ही वो सीधा संगम के रूम में आई, जो बेड पर बैठा था और अपना सर खुजाते हुए अपनी नोटबुक्स की तरफ देख रहा था, जो उसके सामने ही रखी थी। अभी तक उसने अपना होमवर्क नहीं किया था। उसे यूं देखते हुए स्नेहा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, क्या हुआ मेरे बच्चे को? मेरा बच्चा इतना परेशान क्यों हो रहा है? संगम परेशानी से बोला, देखो ना स्नेहा माँ, मुझे अपना होमवर्क करना है,
लेकिन मुझसे मेरा होमवर्क हो ही नहीं रहा। मेरा हाथ दर्द हो रहा है और मुझे ये होमवर्क आता भी नहीं। उसकी बात सुनते हुए स्नेहा मुस्कुराई और बोली, बस इतनी सी बात। मैं तो आपको डिनर के लिए लेने आई थी, लेकिन यहाँ तो मेरा बच्चा होमवर्क में उलझा हुआ है। पर क्या हुआ, उसकी स्नेहा माँ है ना, उसे उसका होमवर्क करवाने के लिए। और अगर मेरा बच्चा मुझसे कहे कि स्नेहा माँ आप ही होमवर्क कर दो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बोलते हुए उसने संगम को अपनी गोद में बिठाना चाहा, लेकिन संगम झट से उसकी गोद से नीचे उतर गया और बोला, नहीं स्नेहा माँ, मैं आपकी गोद में नहीं बैठ सकता। स्नेहा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। संगम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आपकी टमी में मेरा लिटिल ब्रदर या लिटिल सिस्टर है ना। अगर मैं आपकी गोद में बैठूंगा तो मेरी वजह से उन्हें प्रॉब्लम होगी। इसलिए जब तक लिटिल ब्रदर या लिटिल सिस्टर आपके टमी से बाहर निकलकर मेरे पास नहीं आ जाते, तब तक मैं आपकी गोद में नहीं बैठूंगा। उसकी बातें सुनते हुए स्नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो संगम से क्या ही कहे। संगम तो वैसे भी उसे हद से ज़्यादा प्यारा था, लेकिन यहाँ तो संगम ने जैसे उसका दिल एक बार फिर से जीत लिया था। लेकिन हैरानी उसे इस बात की थी कि जब संगम जैसा छोटा बच्चा इन बातों को समझता है तो सुमित्रा जी कैसे उसे वो पपीता खाने दे सकती थी। लेकिन एक बार फिलहाल के लिए उसने सुमित्रा जी को साइड में रखा और फिर संगम को वापस अपनी गोद में बिठाते हुए बोली, जब मेरा टमी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना संगम बेटा, तब प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल आपकी स्नेहा माँ का टमी भी छोटा सा है और वो बेबी भी छोटू सा है, तो आप मेरी गोद में आराम से बैठ सकते हो। संगम ने मुस्कुराते हुए पूछा, सच में? स्नेहा ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर उसे उसका होमवर्क करवाने लगी। संगम आराम से बैठा उसकी गोद में चॉकलेट खा रहा था और स्नेहा खुद से उसका होमवर्क कर रही थी। तभी अचानक संगम को याद आया कि वो तो स्नेहा और अंगद की लड़ाई की पूरी तैयारी करवा कर आया था, तो स्नेहा इतनी आसानी से रूम से नीचे कैसे आ गई। वो स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, स्नेहा माँ, क्या आपको एनाकोंडा ने परेशान नहीं किया? उसके मुंह से एनाकोंडा सुनते हुए स्नेहा हंसी और बोली, चुप बदमाश, अपने डैड को एनाकोंडा बोलते हुए आपको शर्म नहीं आती? तभी अचानक से दरवाजे की तरफ से आवाज़ गूंजी, क्या हो रहा है यहाँ पर? उस आवाज़ को सुनते ही स्नेहा और संगम दोनों की सांस जैसे एक पल के लिए हलक में अटक गई थी। स्नेहा ने दरवाजे की तरफ देखा जहाँ अंगद खड़ा था। संगम तुरंत स्नेहा की गोद से नीचे उतरा और बोला, मुझे दादी माँ के पास जाना है। उन्होंने कहा था कि वो मेरे लिए स्पेशल आइसक्रीम बनाएंगी। मुझे बड़ा मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का। ये बोलकर वो जल्दी से वहाँ से भाग गया और अंगद अब अंदर की तरफ आया। उसकी नज़रें स्नेहा के हाथ में पकड़ी हुई नोटबुक्स पर थी। अंगद एक बार फिर से बोला, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? स्नेहा ने उसकी नज़रें जब नोटबुक्स पर देखी तो वो तुरंत बोली, कुछ नहीं, बस संगम का होमवर्क करवा रही थी। अंगद तुरंत बोला, करवा रही थी या फिर खुद कर रही थी? अपना होमवर्क तो तुमने बेशक से कभी किया ना हो, लेकिन संगम का होमवर्क तुम्हें खुद करना है। स्नेहा तुरंत बोली, ओह हेलो एक्सक्यूज़ मी, मैं अपनी क्लास की टॉपर थी, समझ में आया। और संगम का होमवर्क मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसके हाथ में दर्द हो रहा था और कभी कभी चलता है। पर आपको ये बात कहाँ समझ में आएगी? आप तो ठहरे मिस्टर एनाकोंडा, बस हर वक्त डसने की फिराक में रहते हैं। ये बोलते हुए उसने संगम का बैग पैक कर दिया था और अब वो वहाँ से जा ही रही थी कि अचानक ही अंगद ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। एक पल के लिए तो स्नेहा की हार्ट बीट रुक गई थी। अंगद ने उसे गहरी नज़रों से देखते हुए कहा, पहले तो खुद ही मेरे बेटे को उल जलूल बातें सिखाती हो, फालतू बोलना सिखाती हो और फिर उससे ही पूछती होगी, उसे शर्म नहीं आती? मुझे एनाकोंडा बोलना तुमने ही उसे सिखाया है, तो अब तुम्हें क्यों प्रॉब्लम होने लगी? स्नेहा झट से बोली, देखिए अंगद जी, बात ऐसी है कि मैंने उसे ये चीज़ नहीं सिखाई, मेरे मुंह से निकला था और उसने कैच कर लिया। और आप तो जानते हैं कि संगम दिमाग का बहुत अच्छा है, वो बहुत जल्दी बातों को सीख जाता है। पर मैं फिर भी उसे सिखाऊंगी कि वो आपको ऐसे अनाकोंडा ना बोले। अंगद बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, तुम्हें उसे कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे मैं खुद सिखाऊंगा कि बड़ों से बात कैसे करते हैं। अगर उसे तुम्हारे सहारे छोड़ दिया तो ऐसी फालतू चीज़ ही सीखेगा। स्नेहा मुंह बनाते हुए उसे देखने लगी। अंगद वहां से बाहर जाने लगा। तभी अचानक से पीछे खड़ी स्नेहा बोली,
वैसे है तो आप एक नंबर के एनाकोंडा ही, तभी तो आपको इस नाम से इतनी मिर्ची लगती है। ये बोलकर वो आगे की तरफ आई जहाँ अंगद के कदम अब रुक चुके थे। वो अपनी बेहद गहरी नज़रों से स्नेहा की तरफ देख रहा था। स्नेहा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आज आप भी डिनर करेंगे ना? कोई बात नहीं, मैंने सासू माँ को बोल दिया है खाने में मिर्ची ज़रा कम रखें। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए वहाँ से बाहर चली गई और अंगद उसे जाते हुए देखता रह गया। वो एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, ओह तो प्रेगनेंसी का फ़ायदा उठाने लगी हो तुम। अगर ये प्रेगनेंसी नहीं होती तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता होता कि किसी भी वक्त मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल सकता हूँ, इसलिए तुम मेरे सामने अपना मुंह नहीं खोलती। लेकिन अब इस प्रेगनेंसी की वजह से तुम्हें लगने लगा है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए मेरे सामने ज़ुबान चलाने लगी है तुम्हारी। कोई बात नहीं, सिर्फ 9 महीने की ही तो बात है। 9 महीने बाद देखता हूँ कैसे तुम्हारी ये नागिन वाली ज़ुबान मेरे सामने चलती है। आई बड़ी मुझे एनाकोंडा बोलने वाली। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। वो बाहर की तरफ आया तो देखा डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठ चुके थे और स्नेहा शारदा जी के साथ डिनर सर्व कर रही थी। अंगद आगे की तरफ आया और अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, जब तबीयत खराब है तो ये सब करना ज़रूरी है या फिर तुम्हें प्रेगनेंसी मजाक लग रही है? उसका सवाल सुनकर स्नेहा एक पल के लिए बिल्कुल सुन्न हो गई थी। उसके चेहरे पर थोड़ा डर झलकने लगा था। वहीं शारदा जी जल्दी से बोली, ऐसा भी कौन सा हैवी काम कर रही है वो, और थोड़ा बहुत काम तो प्रेगनेंसी में सब करते हैं। कुछ लड़कियां तो हैवी काम भी कर लेती हैं अंगद। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद बिना किसी एक्सप्रेशंस के बोला, लेकिन मेरे बच्चे की होने वाली माँ नहीं करेगी। स्नेहा शिकायती नज़रों से उसे देख रही थी। अगर क्या हो जाता, वो कहता कि मेरी बीबी नहीं करेगी, पर नहीं, वो तो बस उसके बच्चे की माँ है। उसकी आंखों में हल्की नमी तैर गई, लेकिन वो फिर भी हल्का सा मुस्कुराई और अपने चेयर पर बैठते हुए बोली, अगर आप कहते हैं तो नहीं करूँगी। अंगद थोड़ी सख्त आवाज़ में बोला, गुड फॉर यू। ये बोलते हुए वो अपनी प्लेट की तरफ देख रहा था। रात को डिनर करना उसे ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन स्नेहा की वजह से उसे डिनर करना पड़ रहा था ताकि वो नज़र रख सके कि स्नेहा ने क्या खाया और क्या नहीं। स्नेहा अपनी प्लेट में दही लेने लगी तो अंगद झट से बोला, रात को दही मत खाओ, एसिडिटी हो जाएगी। स्नेहा ने तुरंत दही का बाउल साइड में रख दिया। उसका दाल खाने का मन नहीं था, इसलिए उसने बस सूखी सब्जी ली। लेकिन अंगद शारदा जी की तरफ देखते हुए बोला, इसे दाल दो। स्नेहा ने मायूसी भरे चेहरे से शारदा जी की तरफ देखा, जैसे नज़रों नज़रों में पूछ रही हो, क्या खाकर उन्होंने ऐसा बेटा पैदा किया। शारदा जी को भी उस पर हंसी आ रही थी, क्योंकि स्नेहा जब पहले डाइनिंग टेबल पर उनके साथ अकेली थी तो उसने बड़ा मुंह बनाते हुए कहा था कि आज उसका दाल खाने का मन नहीं। तभी शारदा जी ने उसे कहा था कि अंगद उसे दाल जरूर खिलाएगा, और तब स्नेहा ने बड़े एटीट्यूड से कहा था कि ऐसे कैसे, जब उसका दाल खाने का मन नहीं है तो अंगद ऐसे कैसे उसके साथ ज़बरदस्ती कर सकता है। लेकिन अब उसकी खुद की अंगद के सामने ज़ुबान नहीं चल रही थी। तभी अचानक से अंगद ने पूछा, इसने दिन में क्या खाया था? उसका सवाल सुनकर स्नेहा और शारदा जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन दोनों को ही पपीता वाली बात याद आ गई, लेकिन वो दोनों अंगद को इस बारे में कुछ नहीं बताने वाली थी। पर सुमित्रा जी जल्दी से बोली, पपीता खाया था इसने। उनकी बात सुनकर अंगद, जो चावल से भरा चम्मच मुंह में डाल रहा था, उसका हाथ एकदम से रुक गया और वो गुस्से से स्नेहा की तरफ देखने लगा। स्नेहा जल्दी से बोली, मुझे पता नहीं था कि प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खा सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट में अंगद जी, मैंने ज़रा सा भी पपीता नहीं खाया। मैं बस वो खाने ही वाली थी कि सासू माँ आ गई और उन्होंने मुझे रोक दिया। फिर बाद में पूरी लिस्ट भी बता दी कि प्रेगनेंसी में क्या क्या नहीं खा सकते हैं, और अब मैं पूरा ध्यान रखूंगी। अंगद अभी भी गुस्से भरी नज़रों से उसे देख रहा था कि तभी अचानक ध्रुव बोला, यार तू तो पहले बाप बन चुका है, तूने तो तनुश्री की प्रेगनेंसी देखी है, इसलिए तुझे पता है कि प्रेगनेंसी में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं। लेकिन स्नेहा का तो ये फर्स्ट टाइम है ना, तो कम से कम उसे तो ऐसी एंग्री लुक्स मत दे। अंगद के एक्सप्रेशन सब थोड़े नॉर्मल हो गए। वहीं स्नेहा ने राहत की सांस ली। धीरज जी भी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, सच में स्नेहा बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
इसलिए तुम टेंशन मत लो। प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता तो गलतफहमियां हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें उस गलती के लिए सुनाया जाए। अगर कोई तुम्हें ज़्यादा टॉर्चर करे तो बेझिझक अपनी सासू माँ के पास चले आना। कोई ज़रूरत नहीं है किसी का टॉर्चर बर्दाश्त करने की। उनकी बात सुनते हुए स्नेहा हैरान रह गई। उसने सोचा नहीं था कि धीरज जी उसका इस तरह से सपोर्ट करेंगे। वहीं डाइनिंग टेबल पर सबको स्नेहा का सपोर्ट करते हुए देखा तो अंगद हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैंने तो सुना था कि ये डाइनिंग टेबल है और यहाँ पर सिर्फ खाना खाया जाता है, लेकिन यहाँ तो खाने से ज़्यादा बातें हो रही हैं। कहीं मैं गलत घर में डाइनिंग टेबल पर तो नहीं आ गया? शारदा जी ने मुंह बनाया और बड़बड़ाते हुए बोली, जल कुकड़ा कहीं का। उनका बड़बड़ाना स्नेहा को अच्छे से सुनाई दिया। उसे थोड़ी सी हंसी आ गई और उसे हंसते हुए देखकर अंगद की नज़रें उस पर और भी ज़्यादा गहरी हो गईं। तभी स्नेहा अचानक से बोली, दाल, थोड़ी सी दाल दो ना सासू माँ, आप बहुत टेस्टी दाल बनाती हो। अंगद ने उसे गहरी नज़रों से देखते हुए एक बार फिर से खाना खाना शुरू किया। वहीं स्नेहा भी अब जल्दी जल्दी खाने में लगी हुई थी तो अंगद उसकी तरफ देखते हुए बोला, आराम से खाओ, तुम्हारे पीछे कोई सांप नहीं भाग रहा। स्नेहा धीमे से बोली, लेकिन एनाकोंडा तो है ना? उसकी बात सुनते ही अंगद की आईब्रो ऊपर उठ गई और वो गुस्से से बोला, क्या कहा तुमने? स्नेहा ने तुरंत अपना चेहरा नामे हिलाया और बोली, कुछ कुछ भी तो नहीं कहा। वो मैं कह रही थी कि आप कह रहे हैं तो मैं आराम से खाऊंगी, बिल्कुल धीरे धीरे। ये बोलते हुए अब उसने आराम से खाना खाना शुरू कर दिया था। कुछ ही देर में सबका डिनर खत्म हुआ तो स्नेहा संगम की तरफ देखते हुए बोली, चलो संगम बेटा, अब मैं तुम्हें सुला दूं। ये बोलते हुए वो अभी संगम के पास आई ही थी कि तभी अचानक अंगद बोला, चलो संगम, बाहर मेरे साथ चलो, तुम्हें आइसक्रीम खिलाने लेकर चलता हूँ। उसकी बात सुनकर स्नेहा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे अंगद की ये बात अच्छी तो लगी, लेकिन और भी ज़्यादा अच्छा तब लगता जब वो उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहता। लेकिन फिलहाल अंगद ने स्नेहा को ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, इसलिए स्नेहा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जाओ संगम, अपने डैड के साथ जाओ, मैं तब तक तुम्हारा वेट। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद बाहर की तरफ निकलते हुए बोला, संगम, अपनी स्नेहा माँ को भी साथ ले आना। ये बोलकर वो तो बाहर चला गया, लेकिन स्नेहा अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ी एकदम से सुन्न रह गई। अभी कुछ वक्त पहले ही उसने अंगद के सामने आइसक्रीम का जिक्र किया था और अंगद ने इतनी जल्दी उसकी बात मान भी ली। वो सच में उसे आइसक्रीम खाने के लिए लेकर जा रहा था। वहीं संगम स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, देखा स्नेहा माँ, मैंने कहा था ना, डैड भी एक ना एक दिन बदल जाएंगे। वो हमें आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर जा रहे हैं। कितना मज़ा आएगा ना। मैं तो अपनी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम खाऊंगा, और आप कौन सी आइसक्रीम खाओगे? स्नेहा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, जो आइसक्रीम आपके डैड खिलाएंगे वही खा लूँगी। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि आपके डैड मुझे आइसक्रीम खाने के लिए लेकर जा रहे हैं। उनकी बातें सुनते हुए शारदा जी हंसी और स्नेहा के पास आकर उसके सिर पर अपना हाथ रखते हुए बोली, जाओ बेटा, अंगद बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। ऐसा ना हो कि उसका फिर से मूड बदल जाए। स्नेहा झट से बोली, ऐसा मत कहो सासू माँ, ऐसा हुआ तो मेरा तो पता नहीं, लेकिन मेरे पेट में उनका जो छोटा शैतान है ना, वो मुझे पागल कर देगा। आप सोच भी नहीं सकते पिछले 2 दिनों से मेरा क्या हाल है। अजीब अजीब चीज़ें खाने का मन कर रहा है, लेकिन अंगद जी के डर की वजह से पानी पीने में भी मुझे सोचना पड़ता है कि कहीं ज़्यादा पानी पी लिया तो। उसकी बात सुनकर शारदा जी हंसते हुए बोली, पागल कहीं की। ये बोलकर वो सर्वेंट के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल क्लीन करवाने लगी। आभा ध्रुव के साथ बाहर गार्डन एरिया की तरफ चली गई थी ताकि थोड़ा वॉक कर सके, और सुमित्रा जी गुस्से से लाल और जलन से काली होती हुई स्नेहा की तरफ देख रही थी। उन्हें लग रहा था पपीता के बारे में सुनकर अंगद स्नेहा पर गुस्सा करेगा, उसे डाइनिंग टेबल पर ही सबके सामने जलील करेगा, लेकिन धीरज और उनके अपने बेटे ने ही स्नेहा को बचा लिया। इस बात पर उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से मुंह बनाते हुए अपने रूम में चली गई और स्नेहा संगम का हाथ पकड़कर बाहर आई, जहां अंगद अपनी गाड़ी में बैठा स्मोक कर रहा था। लेकिन जैसे ही संगम बाहर आया उसने तुरंत सिगरेट साइड में फेंक दी और गाड़ी के विंडो भी बंद कर लिए।
संगम स्नेहा के साथ गाड़ी के अंदर आकर बैठा। स्नेहा को तुरंत पता चल चुका था कि अंगद स्मोक कर रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए धीमे से बोली, थोड़ी देर इंतज़ार नहीं कर सकते थे क्या आप? आपको पता है ये सिगरेट का धुआं कितना गंदा लगता है। बेशक आपने सिगरेट फेंक दी, लेकिन ये स्मेल अब पता नहीं कितनी देर गाड़ी में रहेगी। ये बोलते हुए उसने मुंह बनाया और अंगद कुछ पल के लिए उसकी तरफ देखता ही रह गया। अगले ही पल वो गाड़ी से उतरा और फिर दूसरी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने वो गाड़ी स्नेहा और संगम के सामने खड़ी की तो स्नेहा और संगम दोनों ही अब पहली वाली गाड़ी से उतरे और दूसरी गाड़ी में आकर बैठ गए। अब स्नेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। संगम भी झट से बोला, डैड ये गाड़ी अच्छी लग रही है। उस गाड़ी में बहुत अजीब सी स्मेल थी। उसकी बात सुनते हुए अंगद की नज़रें स्नेहा पर थी और स्नेहा भी मिरर में से उसकी तरफ देख रही थी। अब उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया तो अंगद को ऐसा लगा जैसे उसने उसे इग्नोर कर दिया। उसने भी गुस्से से मुंह बनाया और सामने की तरफ देखने लगा। कुछ ही देर में वो लोग आइसक्रीम पार्लर पहुंचे। तीनों काउंटर पर आकर खड़े हुए और अंगद ने संगम के लिए उसकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम ऑर्डर की, क्योंकि उसे पता था कि संगम को चॉकलेट आइसक्रीम ही पसंद आती है। लेकिन स्नेहा के बारे में उसे कुछ पता नहीं था तो वो स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, कौन सा फ्लेवर पसंद है तुम्हें? स्नेहा को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सा फ्लेवर ले, क्योंकि वैसे तो उसे स्ट्रॉबेरी और पान फ्लेवर पसंद था। लेकिन अभी उसे समझ नहीं आ रहा था कि फ़िलहाल उसका कौन सा फ्लेवर खाने का मन कर रहा है। इसलिए वो काउंटर पर झुकी, जहाँ नीचे कांच में से वो सारे फ्लेवर देख सकती थी। वो स्ट्रॉबेरी की तरफ अपना हाथ पॉइंट करते हुए बोली, ये वाली दे दीजिए। जैसे ही वहाँ खड़े लड़के ने उसे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम देनी चाही, स्नेहा झट से बोली, नहीं ये रहने दीजिए, ये वाली दे दीजिए। ये बोलते हुए उसका हाथ अब पान फ्लेवर की तरफ था, लेकिन जैसे ही उस लड़के ने पान फ्लेवर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, स्नेहा एक बार फिर से बोली, नहीं ये रहने दो, ये वाली दे दो। ये बोलते हुए उसकी नज़र अब केसर पिस्ता फ्लेवर पर थी। वो लड़का उसे केसर पिस्ता फ्लेवर आइसक्रीम देने लगा, पर तभी स्नेहा एक बार फिर से बोली, ये वाली भी रहने दीजिए भैया, आप एक काम कीजिए, ये वाला दे दीजिए। ये बोलते हुए उसकी नज़रें अब फ्रूट एंड नट्स आइसक्रीम पर थी। वो खुद भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। अंगद जो कब से ये सब कुछ देख रहा था, उसके चेहरे पर अब थोड़ा गुस्सा झलकने लगा। वो गुस्से से मुंह बनाते हुए बोला, रायता फ्लेवर खाना पसंद करोगी क्या? कहो तो तुम्हारे लिए स्पेशली वही बनवा दूँ। उसकी बात सुनकर स्नेहा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे ये भी समझ में नहीं आया कि अंगद को उस पर गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो मासूमियत से बोली, हाँ आलू रायता फ्लेवर आइसक्रीम ही बनवा दीजिए, वो अच्छी लगेगी क्या? ऐसी आइसक्रीम सच में होती है क्या? अंगद ने अपना हाथ अपने सिर पर रखते हुए अपना माथा पीट लिया। स्नेहा कुछ बोल ही नहीं पाई, वो बस उसकी तरफ देखती रह गई और अंगद अब काउंटर वाले लड़के की तरफ देखते हुए बोला, एक ब्लैक करंट दे दो। जैसे ही उसने कहा, स्नेहा मुस्कुराई और बोली, हाँ मेरा यही वाली आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। लेकिन ये आपको कैसे पता अंगद जी? सच में मुझे ब्लैक करंट फ्लेवर की क्रेविंग तो हो रही थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सच में मुझे वही आइसक्रीम खानी है या नहीं, क्योंकि वो वाली मैंने पहले कभी नहीं खाई, मुझे वो ज़रा सी भी पसंद नहीं थी। अभी वो बोल ही रही थी कि अंगद थोड़ा सा उसके करीब हुआ और बोला, वो मेरी फेवरेट आइसक्रीम है। तनुश्री जब प्रेग्नेंट थी तो यही आइसक्रीम खाती थी। ये बोलते हुए उसने लड़के से आइसक्रीम लेकर स्नेहा की तरफ बढ़ा दी। स्नेहा का दिल इस वक्त जोरों से धड़क रहा था। वो कहने को तो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन क्या कहे ये भी उसे समझ में नहीं आ रहा था। कहानी अब आगे दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल होती जाएगी। तो जिन्होंने इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है, जाकर जल्दी से देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भरते रहिए, ताकि मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए बोनस पार्ट ला सकूं। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।